Hello, guys. Hope all of you are well. So, today's video is about inequalities. So, actually, inequalities, mein, there isn't a lot to talk about, but I'll make sure that I cover everything that has been tested over the years in these tests. तो यार अब देखो सीन क्या है इनइक्वालिटीज़ का. पहले तो वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वाई डू इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट. देखो जब मैं बोलता हूँ कि 2 इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 2, तो इसका क्या मतलब होता है. राइट हैंड साइड इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. उल्टा लिख दिया हमने. बेसिकली दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, राइट. लेकिन देखो मसला यहाँ पर तो बड़ी इक्वल टू लगाना बनता भी है, क्योंकि देखो दोनों साइन बराबर है, दोनों साइड्स बराबर हैं. इट्स नॉट दैट दिस साइड इज़ ग्रेटर देन दिस साइड. बट देखो इनइक्वालिटी कब आती है, व्हेन दीज टू साइड्स आर नॉट इक्वल. तो नॉट इक्वल में क्या केसेस होते हैं, आइदर लेफ्ट हैंड साइड इज bigger or right hand side is bigger. So let's talk about this case. Let's suppose I write 3 and 4. तो यार not equal to होगा, 3 is not equal to 4, right? So in this case left hand side is smaller than right hand side. ऐसा ही है. या फिर अगर मैं लिखूं कि 4 not equal to 5 और 4 not equal to 3, तो 2 लिख दो. तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज बिगर देन राइट हैंड साइड. तो यार देखो इस केस में ना, इन केसेस को डिफाइन करने के लिए देखो जब बराबर होते हैं तो यार मैं कभी ये तो नहीं लिखता ना 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, जब मैं ये तो नहीं लिखता कभी भी, तो मैं क्या लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू अंग्रेजी में तो नहीं लिखता ना, मैं एक साइन से इक्वेट करता हूँ. तो बेसिकली इसी वजह से इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि भाई अगर ऐसे है तो यार इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो ना भाई. इसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे 3 इज लेस देन 4, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 इज ग्रेटर देन 3. देखो अब बचपन से पढ़ा है कि लेट्स सपोज दिस इज अ क्रोकोडाइल, राइट. सो क्रोकोडाइल का फेस जिसकी तरफ भी है, लाइक to whichever side the crocodile is opening its face towards, that side will be bigger than the other side. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाली साइड पे of course 4 and 2, so which side is bigger, 4. So let's just open the face of the crocodile towards 4. Or you can also write it as 2 and then 4, and then which side is bigger, 4 is bigger, so the face of the crocodile should be open towards 4. अच्छा जी. So this is it about the inequalities. अब यार देखो सीन क्या है, सीन ये है कि क्वेश्चंस में जब इनइक्वालिटीज आती हैं जब क्या होता है. देखो जी, so now in this case what is written, that it is given that if 4x greater than 28, which of the following could be the value of x. अब देखो आपने यहाँ पे जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी इनइक्वालिटीज की, आपने उसको सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे आप इज इक्वल्स टू को सॉल्व करते हैं. तो बेसिकली क्या होता, 4x, सो इट विल बी 4x इज ग्रेटर देन 28. भूल जाओ कि बीच में इनइक्वालिटी लगी है. क्यों भूल जाओ, क्योंकि अभी इसको सॉल्व तो कर लो. अभी को सॉल्व कब करते हैं, जब x के साथ 1 आ जाता है. अभी इसको इस पॉइंट तक तो ले आओ. तो 28/4, सो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 7. अब देखो उसने ना एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताई, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना. अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या था कि 4 में x की वो वैल्यूज डालो जिससे आंसर ना 28 से बड़ा है. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले होता था कि 4x इज इक्वल्स टू 28 होता था ना. तो x में x की वो वैल्यू बताओ कि जो 4 से मल्टीप्लाई हो और आंसर 28 के बराबर आ जाए. तो हम क्या करते हैं, 28 से 4 को डिवाइड कर लेते, तो x 7 आता था, तो 4 into 7 डालते थे, तो 28 के बराबर ही आना था आंसर. यहाँ पे वो बोल रहा है
कि नहीं अब 28 के बराबर नहीं, 28 से बड़ा लेकर आना है आंसर, तो अब वो x की वैल्यू ढूंढो। तो यार x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए आंसर ग्रेटर देन 28 आएगा 4x का। सही है, तो अब हमने वो सारी वैल्यूज ढूंढनी होती हैं, तो बेसिकली वो एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी, वो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी। तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज में क्या क्या हो सकता है? सो इट कुड बी 7, नॉट 7 ऑफ कोर्स, इस ग्रेटर देन 7 बोल रहा है, तो इट कुड बी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन जहां वैल्यू 8 से कम हुई, लेट्स सपोज 7 हुई, तो 4 into 7 greater than 28? No, it's not greater than 28 because 28 is equal to 28 हो जाएगा। तो ये तो बराबर है दोनों साइड, नहीं बड़ा ही नहीं है, अब उसको बड़ी चाहिए वाली साइड। लेट्स सपोज अगर तुम 6 डालो तो जब भी बराबर नहीं है, तो 28 डाला तो 24 इज नॉट ग्रेटर देन 28। भाई ये दोनों बातें गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसलिए आप इनइक्वालिटी यूज करते हो भाई। तो देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो यार, -2 तो नहीं होगा इस केस के लिए ट्रू, 7 भी नहीं हो सकता, 8 हो सकता है क्योंकि 6 भी नहीं होगा, तो दैट मीन्स योर आंसर इज गोइंग टू बी डी। अच्छा जी, नाउ आई बी डिस्कसिंग रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। अब यार इनइक्वालिटीज के साथ ना कुछ रूल्स हैं, तो यार लेट्स सपोज मैं पहले एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आपको समझाता हूँ और उससे ना फिर आई जस्ट लाइक क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो यार, लेट्स सपोज इफ इट्स गिवन टू मी दैट -2x + 7 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो लेट्स सपोज -9। ठीक है, तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो -9 -7, दिस इज गोइंग टू बी -16 एंड -2x एंड अब देखो थोड़ा सा देखना ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा है, -16 आ रहा है। सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू -16 ऑन 2 करा इसको 8 हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू -8। अब नाउ व्हाट वी we're supposed to do, we're supposed to find the value of x, not -x, क्योंकि हमें x के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, not -1। so that means we will just take this माइनस का साइन इधर ले जाएंगे। तो अब देखो, माइनस का साइन, या तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार माइनस का साइन इधर ले गए तो दिस इज गोइंग टू बी +8, तो x इज इक्वल टू 8। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी तरह का होता है, आंसर से भी सेम आता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो -x इज इक्वल टू -8 लिखा होता है, दैट मीन्स बोथ साइड शुड बी मल्टीप्लाइड विद माइनस, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम 8 एज वेल। तो यार ये जब होता है जब वी हैव इक्वल टू इन द मिडल। लेकिन देखो बेटा, जब भी कभी ना हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, तो जब उस केस में बेटा क्या होगा, तो देखो बेटा, जब भी कभी मेरे पास ना इनइक्वालिटी होगी तो उस केस में आपको समझना है कि होगा क्या। देखो बेटा, लेट्स सपोज इफ इट्स गिवन दैट -2x + 7 इज नॉट इक्वल टू, नाउ दिस इज ग्रेटर देन -9। तो अब x की -2x + 7 की x की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि -2x + 7 इज ग्रेटर देन -9 फॉर ऑल दोज वैल्यूज। तो देखो बेटा, आपने सबसे पहले तो उसको x को +1 बनाना है, सही है। तो x को +1 बनाने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी जस्ट लाइक यू सॉल्व द इक्वेशन व्हेन इट हैड एन इक्वल टू साइन। तो -7 and -2x greater than -16, and now this is going to become -x greater than -16 upon 2, which is going to be 8. So -x is greater than -8। यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट अपने लाइक दिमाग में बिठा लो कि देखो, वेन एवर दिस माइनस साइन विल ट्रैवल ओवर the inequality, this inequality sign will flip। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो, जब भी कभी ये नेगेटिव का साइन इस इनइक्वालिटी के ऊपर से गुजरेगा, चाहे वो ग्रेटर हो लेस हो, तो दिस इज गोइंग टू फ्लिप। सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बिकम x इज लेस देन, जब ये माइनस का साइन उधर गया -8 से मल्टीप्लाई हुआ, सो इट विल बिकम लेस देन 8।
अब देखो आप ये बात प्रूफ भी हो जाएगी। लेस देन 8 एक वैल्यू सोचो, लेट्स सपोज 5 लेस देन 8 होता है ना, -2 इंटू 5। भाई बोले भी तो कि बात जो लिख रहे हैं वो सही भी हो रही है, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करना भी ठीक है या नहीं है। तो यार -10 + 7 इज ग्रेटर देन -9। yes, -3 is greater than -9. So this way we found out that all the values for which -2x + 7 is greater than -9. लेकिन क्या, whenever a sign is taken over the inequality to the other side, तो that means we will flip the inequality. जब भी कभी एक साइन इन इक्वालिटी के ऊपर से गुजरेगा तो वो इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देगा, ये आपने याद रखना है। तो यार सिमिलरली अगर मैं एक बात करूं कि सपोज इफ दिस इक्वेशन वाज -2x + 7 इज लेस देन 9 होता, तो देखो इस केस में क्या होता, इस केस में इट वुड हैव बिकम 9 - 7, दैट मीन्स -2x लेस देन 2, then again -x less than 2/2, so this will become -x less than 1. Then now when we need to take this negative sign on the other side to make this x +1, क्यों x को +1 बनाना है, क्योंकि x सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट जब ही होती है जब उसके साथ उसका कोएफिशिएंट +1 हो। So that means again we'll have to take this sign over the inequality, so that means it will flip the inequality and it will become x is greater than -1. तो अब ये इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे जिसमें -2x + 7 लेस देन -9 आएगा। किस वैल्यूज के लिए आएगा, x की वैल्यूज जो -1 से बड़ी हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा जी, so let's just look at this question now. The question says that if x 3/4x -4 is greater than 1/2x -10. Okay, again you just need to treat it like an normal equation. Inequality को अभी छोड़ दो, जो है अपनी जगह पे है, वो तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा। 1/2x -10, that means 3x/4 -1/2x -10 + 4. Then this you'll multiply this by 2, this by 2. So 3x/4 -2x/4 is greater than -6. Then 3x -2x/4 is greater than -6. Then this is going to become x is greater than -24, and that's what your answer is. So the answer is B. Again कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, so let's say if -6x less than -72, which of the following could be x? Here again it's very easy. -6x less than -72. So basically what do we need to do? First of all, -72/6. So that means it will become -x less than -12. Then again we'll have to take this, to make this x the subject, we'll have to take this negative sign on the other side, which means it will go over the inequality, which means that it will flip the inequality, and the final answer would be 12. तो यार अगर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी x, तो यार x 13 ही होगा भाई, क्योंकि 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 13 ही होगा x। तो दैट मीन्स ए इज द आंसर। अच्छा जी, सो यार लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है। तो यार देखो वी आर गोइंग टू cover another very important topic in like concept in this question, because बहुत सारे बच्चे like आप लोग कहाँ फंसते हो यार, you guys get stuck at writing down the answer यार। like I teach A level math as well and I see like it's first chapter में ही बच्चों को इतने problems हो रहे होते हैं, like they cannot form the final answers, and it's like it's understandable in some cases, but यहाँ पे ना आपको like I'll be telling you a trick to solve it, so that means there will be zero chance of error. There should be zero chance of error by after knowing that trick. ठीक है, तो अब देखो let's just start by solving this question. तो देखो quadratic inequality जो होती है ना, वो भी solve quadratic equation की तरह ही होती है, सही है। दैट मीन्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सारी चीज़ें की थ्रू ही होती है। तो लेट्स सपोज हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ही करेंगे, फैक्टराइजेशन से ही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। So that means if the question is given x² + 4x - 5 is greater than equal to 0. अब देखो जब greater than equal to 0 दिया हुआ है ना बेटा,
आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन लगा लो. तो देखो बेटा, दिस विल बिकम -5x² मल्टीप्लाई हो गया प्लस 4x², 4x ऐड होके बनना चाहिए. सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी दिस, राइट. सो ये इसके आपने इसको रिप्लेस कर लिया, x कॉमन लिया, x+5 -1 कॉमन लिया, x+5 is greater than equal to 0. So x+5 and x-1 is greater than equal to 0. x+5 is greater than equal to 0 and x-1 is greater than equal to 0. अब देखो यार, x greater than equal to -5, x greater than equal to 1. अब देखो आपने क्या करना है, जब भी कभी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो, देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यार ये इक्वेशन ना सॉल्वेबल होनी चाहिए, ये इक्वेशन सॉल्वेबल होनी चाहिए. अभी ये इक्वेशन क्यों सॉल्वेबल है, क्योंकि इसके साथ जो x² के साथ जो का जो कोफिशिएंट है वो +1 है. जब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है. अगर इन केस ये इक्वेशन ऐसे होती, ये इक्वेशन इस तरह से होती, तो आप क्या करते, आप पहले x² कोफिशिएंट को +1 बनाते, तो फिर ये इक्वेशन इस तरह से दिखती. लेकिन जब ये आप माइनस को इधर लेकर आते, इससे हटाते, तो आप इनइक्वालिटी के ऊपर से लेकर आते. सो दैट मीन्स इनइक्वालिटी फ्लिप होके इक्वेशन ये बनती. तो आपने कौन सी इक्वेशन को देखना है, आंसर देते वक्त आपने देखना है कि सॉल्वेबल इक्वेशन कौन सी है. तो सॉल्वेबल इक्वेशन ये है. सॉल्वेबल इक्वेशन की इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू. दैट मीन्स आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू मेक x इन द मिडल, इसकी दोनों साइड पे ना इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू बना दो. फिर उसके साइड पे यहाँ पे यू राइट स्मॉल वैल्यू एंड ओवर हियर यू राइट लार्ज वैल्यू. तो देखो बेटा, स्मॉल वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल वैल्यू आ रही है -5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये आपकी इनइक्वालिटी बन गई. लेकिन बेटा, सिंस ये ग्रेटर देन का केस है, ग्रेटर देन के केस में इनइक्वालिटी ग्रेटर, so whenever it's greater than equal to, the answer should not be enclosed, not enclosed. ठीक है, तो इंक्लोज नहीं होना चाहिए. तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसको अलग अलग करके लिख देना है. तो x देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड x इज ऑल्सो लेसर देन -5. तो आपका और लिख दोगे बीच में एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. अब देखो, अब आप आ जाओ और अब आप आके अपने क्वेश्चन के आंसर्स देखो. तो भाई बोले x इज लेस देन -5. तो यार ये हो सकता है, लेकिन फिर x इज ग्रेटर देन 1 भी बोल रहा है. तो यार हाँ, x इज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. तो बेसिकली, और x इज लेस देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि -5 से बड़ा और -5 से छोटा और 1 से बड़ा. तो दैट मीन्स लेस देन 1 का मतलब है 0, -1, -2, -3. तो इसके बीच में ये आंसर्स नहीं हो सकते. तो दैट मीन्स ओनली दिस एंड दिस इज ट्रू, विच विल मेक ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. तो यार आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि देखो, जब भी कभी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो सॉल्वेबल इक्वेशन की, तो आपने क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए आपने इसको इस फॉर्म तक लेकर आए, आपने x बनाना है, उसके दोनों साइड पे ग्रेटर देन बनाया, छोटी वैल्यू यहाँ लिखी, बड़ी वैल्यू यहाँ लिखी. लेकिन देखो, जब भी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आती है, आंसर इंक्लोज नहीं हो सकता. मतलब आंसर एक इस तरह से नहीं लिखा जा सकता. आंसर शुड बी रिटन सेपरेटली, क्योंकि वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा होगा. लेकिन इस तरह से लिखने में ना आपको फाइनल आंसर पता चल जाता है. आपको ये पता चल जाता है कि इन दोनों में से कौन सी इनइक्वालिटी को आप फ्लिप कर रहे हो. तो देखो, आपने इस तरह लिख दिया. अब देखो, आपको यहां से देखने से अगर आप इसको पढ़ो तो ये लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये लिखा है x लेस देन इक्वल टू -5. क्योंकि देखो, x की -5 की तरफ मुंह खुला हुआ है और इसमें x की तरफ मुंह खुला हुआ है क्रोकोडाइल का. तो दैट मीन्स आपने इसको बेटा फ्लिप करके इस तरह से तोड़ के लिख दिया. इसी चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा है. तो दैट मीन्स दिस वे यू गॉट लाइक टू नो दैट विच इनइक्वालिटी साइन वी हैड टू फ्लिप. सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दैट मीन मतलब इस तरह से बस ये सॉल्व हो जाएगा. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ. अब देखो यार, सीन क्या है, सीन ये है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है. इनइक्वालिटी दी हुई है क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करना है. तो यार देखो, नाउ इट्स गिवन टू अस दैट -x²
plus 45x and minus 324 is basically greater than 0, right? अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अभी सॉल्वेबल है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बेटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक माइनस कॉमन, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 45x and plus 324 is greater than 0. That means when you will take that minus sign over here, on the other side it will become oh no, it will become a लेस देन वाला इनइक्वालिटी फ्रॉम ग्रेटर देन वाली. तो अब यार देखो, नाउ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेज द सेम, like the method stays the same, sorry. So what was that? The middle term breaking beta. So minus 36x minus 9x plus 324 is less than 0. X common liya beta, x minus 36 minus 9 common liya beta, x minus 36 and then 0. So x minus 36 is less than 0 and x minus 9 is less than 0. So the answer would be x minus 36 and x less than 9. अब यार देखो क्या सीन है. अब मुझे इसकी अगर फाइनल आंसर देना है तो देखो, सिंस इट्स अ लेस देन वाला इनइक्वालिटी, तो लेस देन वाला इनइक्वालिटी का भाई आंसर आर ऑलवेज इंक्लोज्ड आंसर्स. सही है, इंक्लोज्ड आंसर्स होते हैं हमेशा. तो देख क्यों? क्योंकि अब देखो सीन क्या है बेटा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन एक्स और इसके दोनों साइड पे लेस देन की इनइक्वालिटी बना दो. सही है. अगेन ओवर हियर राइट स्मॉलर वैल्यू एंड ऑन द अदर वन राइट लार्जर वैल्यू. तो देखो बेटा इसकी स्मॉलर वैल्यू क्या है, इसकी स्मॉलर वैल्यू इज 9 और बड़ी वैल्यू क्या है 36. तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द answer for this. So and for of course less than I just told you it's always an enclosed inequality. तो इसमें चेंज करने की तो कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसमें उसको तोड़ने की ज़रूरत होती ही नहीं है. दिस इज़ द फाइनल आंसर. सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी आंसर हो जाएगा. अच्छा जी. सो गाइज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द एग्जामिनर. बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं. सो I'll just tell you a small trick to solve it यार. देखो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. What you do is just read the statement and assume the values. देखो जब भी ये वाला सवाल आ जाए ना स्टेटमेंट्स वाला, जब भी स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आए तो यार याद कर लो assume values. assume values. अब अज्यूम राइट करनी है, अज्यूम जो अज्यूम करनी है ना वैल्यूज, उनको बस बड़ा सोच समझ के करना है. ऐसा नहीं कि मतलब ऐ वाई छाया कर दिया, नहीं. अब बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर उसके बाद अज्यूम करो. देखो अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट इफ ए इज लेस देन बी. अगर ए लेस देन बी है तो यार अगर बी लेट सपोज मेरा 3 है और ए उससे छोटी कोई चीज़ है तो 2 होगा ना यार. अब इन्होंने ये तो नहीं बोला कि वो कौन सा ए है, बी क्या है, सी क्या है. उन्होंने बोला ए इज लेस देन बी. तो यार अगर बी मेरा 3 है तो ए 2 होगा. नाउ लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. तो यार देखो पहली वाली चीज़ क्या बोल रहा है, पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर. तो तुमने देखो अपनी वैल्यूज क्या अज्यूम की, 3 और 2. तो यार क्या 2 का स्क्वायर लेस देन है 3 के स्क्वायर के? हाँ भाई है. 4 लेस देन 9 है. सो दैट मीन्स ये वाली बात तो सच्ची है इसकी. सो ये वाली बात सच्ची हो गई. लेट्स जस्ट लीव द सेकंड वन. द सेकंड वन सेज दैट कि 2a लेस देन 2b. तो देखो तुम्हारी वैल्यूज a और b की तो तुमने लिए वही रहने दो, क्योंकि a लेस देन b वाली चीज़ के लिए ये बोल रहा है. तो 2 इंटू 2 लेस देन 2 इंटू 3. हाँ भाई हकीकत है. 4 लेस देन 6 होता है, तो ये भी सही बात है. तो दैट मीन्स ये भी सही हो गया. लेकिन उसने बोला लास्ट वाली चीज़ क्या बोली, माइनस बी इज लेस देन माइनस ए. तो यार लिख के चेक करते हैं. माइनस बी क्या है, -3 लेस देन -2. तो यार ये वाली बात भी सही है कि माइनस बी छोटा होता है -2 से, तो ये भी सही हो गया. सो दैट मीन्स इन दिस केस ऑल 3 ऑफ देम आर करेक्ट. सो इन दिस केस द आंसर विल बी बी. तो यार मैंने क्या ट्रिक बताई, मैंने बोला कि जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स के सवालात आ जाएं जहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में उन्होंने पूछा हो कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है,
तो भाई आप ये पहली वाली जो लाइन होती है ना, पहला वाला जो स्टेटमेंट होता है जिसमें वो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए बताता है कि क्या किसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो आप ना यहीं से वैल्यू अज्यूम करो. यूज दीज टू अज्यूम वैल्यूज. आपने यहां से सही वैल्यूज अज्यूम कर ली तो आपका सवाल आसान है, क्योंकि आप फिर वही वैल्यूज को हर स्टेटमेंट में प्लग इन करो और अपने स्टेटमेंट्स को चेक करते रहो कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. So guys, in the worksheets there are a lot of questions similar to this. All you have to do is बस ये ट्रिक जो मैंने बताई है कि क्या करो, अज्यूम कर लो वैल्यूज को, जिंदगी को आसान बनाओ और सॉल्व कर लो. ठीक है जी. So that's it for today's lecture, guys, and see you guys in the next video, inshallah. Until then, goodbye, take care, and best of luck.